बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने तो पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर इतफाक़ किया था, और हम सबको याद है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आनी थी उस पर मौलाना साहब के, फिर उस पर PTI के और उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जब 27वीं आईनी तरमीम का कहा जा रहा था उस वक्त भी ये खबरें थी कि कुछ लैप्सेस हैं इसमें 26वीं आईनी तरमीम में, जिसको अगली तरमीम में काफ़ी हुकूमत की शख्सियात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करती रही हैं। तो आप समझते हैं कि अभी 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत भी है और वाकई ये आने वाली है? इस हवाले से आपके पास भी क्या खबरें हैं? हमने एक तो बात ये है कि पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारों का इस चीज पे इत्तेफाक था कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, और वो इनका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया, या उसके बाद जिन सारों ने उनको एंडोर्स भी किया, जस्टिस को बाद में उसके अंदर जो था मौका मिला कि जो कि उसके जितने भी आपके पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट थे वो सारे के सारे आप कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी से रिलेटेड थे और एक पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में टॉलरेंस के कल्चर में था। अब ये है कि उसके बाद एक आई 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट आई, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोविंसेस से फेडरेशन और फेडरेशन से प्रोविंसेस को शिफ्टिंग थी वो भी आई उसके अंदर। उसके बाद 10-12 साल से जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रेंड रहा कि जिसके अंदर जुडिशल एक्टिविज्म के साथ साथ जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशल ओवर रीच की तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती गई और बहुत सारे फैसले इसके अंदर आए। और फिर ये है कि जो आपका चीफ जस्टिस का ऑफिस था उसने मास्टर ऑफ रोस्टर के नाम के ऊपर जो है इतनी अथॉरिटी ले ली कि उसका बदाते खुद ऑफिस जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, चाहे बेंच की कॉम्पोजिशन है, केस फिक्सेशन के अंदर है, या चॉइस ऑफ बेंचेस जो है। तो एक चीज की अशद जरूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म जो है वो लेके आई गई और उसका कैनवस ब्रॉडर होना चाहिए था। बट जब आपने देखा कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया तो उस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टी सवाए PTI का इस पर इत्तेफाक था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बननी चाहिए। चूंकि मेरा ये ख्याल ये है और मेरा एक व्यू भी इस पे है, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की वजह से या इन पॉलिटिकल क्वेश्चन जो बार बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इससे ना सिर्फ इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी के केस पे पड़ता है और साल से उसके केसेस डिसाइड नहीं होते। एक सिस्टम भी आपका ऑब्सोलीट है, बट ये एक सेंट्रिक पॉइंट था। अब जब ये चीज आगे बढ़ी और इन सारी जो आपके बड़े लीडर्स जिनका आपने नाम लिया, अगर आप डेज के अंदर जाए तो सब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ बात जाने लगी तो वहां के ऊपर PTI का एक आया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ जाना चाहिए। और फिर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी JUI PTI JUI पीपल्स पार्टी और आपकी PMLN जो थी या उनके अलाइड जो थी, उन्होंने अपनी पोजीशन को रिट्रेट किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई, पार्लियामेंट का वीजा बस जो है वो एक बैलेंस भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस का मास्टर और रोस्टर की बजाय जो है उसको कंसल्टेटिव ऑफिस के अंदर भी डाल दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को अलग भी किया गया। लेकिन उसका मैं समझता ये हूँ कि इफेक्ट क्या आया है कि जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है, जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंटरनल रिफ्ट है। कभी कहा जाता है कि 26वीं तरमीम जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का खिलाफ है, कभी कहा जाता है कि इसको जल्दी लगाना चाहिए। और उसके अंदर मैं समझता हूं दो ऐसी चीजें जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। एक ये है कि जो जुडिशल कमीशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की जो एक स्ट्रेंथ है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिए, चूंकि ये है कि चाहे आप ट्रांसपेरेंट तरीके से भी करें बट आपकी ऑपोजिशन या आम आदमी ये समझता है कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने से जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि आप कुछ जज हैं कुछ नहीं है, उनकी ऑब्जर्वेशंस देखें और उसके बाद एक दूसरे को कंटेम्प्ट के नोटिस भी दिए गए। तो ये परमानेंटली ये जो सिस्टम इस वक्त 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आया है, अभी KPK ने रेजोल्यूशंस नहीं की, उनकी असेंबली ने, वहां भी अभी कोर्ट्स नहीं बनी, पंजाब में भी अभी नहीं आया, सिर्फ सिंध ने एक रेजोल्यूशंस की है, बलूचिस्तान का भी एक इशू है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई कदगन नहीं है कि आप आर्टिकल 239 के नीचे जाके नहीं अमेंडमेंट करें। और जो 26वीं आईनी तरमीम आई है इससे न आम आदमी को फायदा मिला है और ना ही जो उसकी ओरिजिनल स्कीम थी कि आम आदमी के केसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। वहां पे तो पेंडेंसी ऑफ केसेस अभी भी हम इस पर बात करते हैं वैसे के वैसे ही हैं।
अब वो बिल्कुल वैसे आमना वो वैसे ही। अब उसका ये है कि दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। एक ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रॉड रिफॉर्म लेके आनी पड़ेगी, और वो दो जगह है, एक आपकी जुडिशरी सेंट्रिक है और दूसरा आपका जो प्रोविंसेस और फेडरल फेडरेशंस का है, कि जिसके अंदर आपने 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट की है, उसको भी अब एक दफा देखना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जिसके अंदर हार्मनी या एक जहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी रहे और आपका जो एक सेंटर है वो भी रहे। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 73 का है उसके अंदर ये फेडरेटिंग यूनिट्स है, ये कोई इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमस नहीं है। तो 2010 के अंदर आपने उनकी शिफ्टिंग कर दी, आपने कॉन्करेंट लिस्ट खत्म कर दी, प्रोविंशियल लिस्ट खत्म कर दी, वो एक इशू है। फिर आपका एनएफसी अवार्ड एक इशू है, और फिर उसके साथ साथ ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग किस्म की जुडिशियल और गवर्नेंस और पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए। आपकी प्रोसिक्यूशन हम देख लें कि किस तरह लोग जो हैं वो एक्विट होते हैं, 5 से 7% है। फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी आप देख लें, जजेस का आप प्रोसेस देख लें, साल से आउटडेटेड एक सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर जो है बेहतरी लाने की जरूरत है। तो इसमें दो राय नहीं है कि 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड आनी चाहिए, और जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है इस कॉन्टेक्स्ट अच्छा, ये तो हो गया आपका तज्जिया और कि इस पे आनी चाहिए या नहीं। अब इस पे गवर्नमेंट आपके नॉलेज में क्या है, कर रही है इस पर काम, ये इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? और 27th अमेंडमेंट हम एक्सपेक्ट करें कि आ जाएगी? देखें, एक चीज ये है कंसर्न्स कैसे दूर होंगे जो हम देख रहे हैं, जिसपे अभी से कंसर्न्स उठ रहे हैं और पिछली बार भी हुए थे? जी आमना, एक तो ये है कि ये सारे जो हैं ये चूंकि गवर्नमेंट्स के लोग हैं, ये ज्यादा आपको मुनासिब तरीके से बताएंगे, जो उनके रेलिवेंट लोग हैं, आ रही है या नहीं आ रही है, उसकी वर्किंग किस हद तक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी जगह ये थिंकिंग है, और मैं एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी समझता हूँ कि अगर आपने 6-7 माह से जब से ये आई हुई है, यानी कि 8 माह ये हो गए, 2 माह जो है वो आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आया था, इन 10 माह के अंदर, और फिर आपने देखा कि कल जो चीफ जस्टिस ने लेटर्स ओपन किए हैं उनके मिनट्स आप देख लें, तो उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल रिफ्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आर्टिकल 191A या इसको फिक्सेशंस के अंदर है। तो बजाय ये है कि हम इसी तरह अपने टाइम को जाया करें, हमें ये चाहिए कि हमें क्लियरली जो है जो हमारा ओरिजिनल एक चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसकी तरफ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट हायरार्की आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस आना चाहिए, अलग बिल्डिंग्स में बैठे रजिस्ट्रार हो, ताकि आम आदमी जो है उसका इफेक्ट ना हो, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही मुनासिब है। और इसी तरह प्रोविंसेस के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट्स बनाने चाहिए, ताकि वो आपके जो गवर्नमेंट के मैटर्स हैं या रिट्स हैं उनको आप देखें, और बाकी जो आम आदमी का क्रिमिनल या सिविल या कॉर्पोरेट या टैक्स मैटर्स है उनको वहां पे जाया जाए। अब ये है कि शायद टाइमिंग एक ऐसा है कि किस टाइम के ऊपर जो है वो इन चीजों को डिस्क्लोज किया जाता है या क्या लेके आया जाता है, लेकिन डेफिनेटली पार्लियामेंट का ये प्रेरोगेटिव भी है। और जिस तरह के हमारे इस वक्त लीगल मैटर्स चल रहे हैं, या हमारी जुडिशियल रिफॉर्म चल रही है, या सुप्रीम कोर्ट है, या उसके बाद आपका 18th अमेंडमेंट के अंदर जो आपकी सर्टेन चीजें ऐसी हैं कि जिनको एक रिविजिट या 15 साल हो गए हैं, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हैं, जिनको रखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।